हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं ठीक तुम्हारे पीछे की कहानी का अगला शीर्षक, जिसका नाम है मौन से बात। कुछ आहट हुई, मेरी आंख खुल गई। हड़बड़ाहट, घबराहट, पहले झटके के बाद कोई है के विचार पर मैं स्तब्ध था। बिना हिले डुले मैं एक टिड्डे सा रुका रहा। लगा मेरे हिलने से वह आहट कहीं दब न जाए। कोई है, कोई है, कोई है। कुछ देर बाद मैंने हथियार डाल दिए। कोई नहीं है। मैं वापस बिस्तर पर पसर गया, चादर खींचकर मुंह पर डाल दिया। क्या मैं वापस सो चुका था? मानो बीच में कुछ हुआ ही ना हो, कोई आहट ना हो। मेरे कोई है का इंतज़ार सब झूठा हो। एक सन्नाटा है मेरे अगल बगल। इस सन्नाटे की ढेरों शोर हैं। मैं अपने अकेलेपन में अलग अलग शोर चुनता हूँ, सुनता हूँ। पर मेरे अकेलेपन में एक आहट है जो हमेशा बनी रहती है कि कोई बाहर है, कोई आने वाला है। मुझे असल में हमेशा किसी न किसी का इंतज़ार रहता है। न किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का। कोई है जिसे मैं नहीं जानता हूँ या जानता हूँ पर मिला नहीं हूँ या मिलना चाहता हूँ बेसब्री से। ऐसा कोई आने ही वाला है। अचानक दरवाजे पर आहट होगी और मेरे दरवाज़ा खोलते ही मुझे वह दिख जाएगा। वह जिसका मैं सालों से या शायद जब से मुझे याद है तब से इंतज़ार करता आ रहा हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं अकेला रह रहा हूँ, जबकि मैं कतई अकेला नहीं रह रहा हूँ। मैं हमेशा इंतज़ार में हूँ, उस एक के जो बस आने को है। इसका मतलब मैं हमेशा से उस एक के साथ रह रहा हूँ और रहता रहूँगा, जो कभी भी नहीं आएगा। सिमोन से मिलने जाना है। उफ, अब सोया नहीं जाएगा। मैंने आंखों से चादर हटा ली, टकटकी बांधे दीवार की ओर देखता रहा। बहुत पहले किसी चुप रात में मैंने उस दीवार पर पेन से लेटे हुए एक रोता हुआ चेहरा बनाया था। हमेशा ऐसे कुछ हजार क्षणों में मैं कसम खाता हूँ कि उठते ही इसे मिटा दूंगा, पर कभी मिटा नहीं पाता। उठते ही भूल जाता हूँ। मैंने करवट बदल ली। उस रोते हुए चेहरे के बजाय मैंने चलते हुए पंखे को देखना ज़्यादा बेहतर समझा। कम से कम वह दीवार से तो बेहतर ही है। वह चल रहा है, कहीं पहुँच नहीं रहा है, यह अलग बात है। मगर कुछ कर्म में तो लीन है ना। उसका कर्म है हवा देना। वह चल रहा है, सालों से लगातार, और हवा फेंकता आ रहा है। मुझे खुद पे कुछ बातों को लेकर अटूट विश्वास है। जैसे सालों से मुझे पूरा विश्वास है कि मैं रोज़ उठूँगा और उठते ही भूल जाऊँगा कि मुझे दीवार पर बने उस रोते हुए चेहरे को मिटा देना है हमेशा के लिए। मैं उसे कभी भी नहीं मिटा पाऊँगा और अभी ठीक इसी वक्त मैं सो नहीं सकता। मैं अभी कुछ ही देर में उठूँगा और एक बार दरवाज़ा खोलकर ज़रूर देखूँगा कि शायद 15 मिनट पहले जो मुझे लगा था कि आहट है, वह अगर सच में आहट है तो वह अभी भी उस आहट के बाद वहीं दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा में खड़ा होगा। अभी जितनी भी देर मैं बिस्तर में उलट पुलट रहा हूँ, यह सब दरवाज़ा ना खोलने के विरुद्ध मेरी कार्यवाही है और कुछ भी नहीं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं सक पका गया। ओह, तो सच में कोई बाहर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा खुलते ही सामने मुझे एक आदमी खड़ा दिखा। बिल, हे। अखबार का बिल, हाँ। मैंने उसके हाथ से पर्ची ली और भीतर आ गया। मुझे लगा उसने मुझे पकड़ लिया है। उसे पता चल गया कि मैं ओह। मैंने सरसरी निगाह से बिल देखा, कुछ देर अपना पर्स तलाशा। जब मिला तो उसमें मात्र 32 रुपये थे। अखबार वाला किसी बुरी खबर की तरह काफ़ी देर से बाहर खड़ा था। मैं उसके पास गया। दोस्त, अभी पैसे तो नहीं है, ठीक है, कल आता हूँ। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। मेरे पास कभी भी पूरे पैसे नहीं रहते, नहीं, मैं कभी भी थोड़े से नहीं चूकता हूँ। मेरे पास थोड़े होते हैं और बहुत सारा उस वक्त की ज़रूरत का पैसा। मेरे पास कभी भी नहीं होता। उसके चले जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बिल की ओर घूर कर देखने लगा। 152 रुपये। अरे, ये तो मुझे ठग रहा है। इसने बीच में करीब 10 दिन मुझे अखबार नहीं दिया था। उसके पैसे इसने काटे ही नहीं, जबकि मैंने इससे कहा था। वह मुझे ठग रहा है, वह मुझे ठग रहा है, और इस बात से मुझे खुशी हुई। मुझे असल में ठगा जाना
हमेशा से अच्छा लगता आया है। जब मेरा कोई दोस्त मुझसे पैसे उधार लेता है और समय रहते लौटाता नहीं तो मुझे उसके बाद से हमेशा उससे मिलने में खुशी मिलती है। मैं कभी उससे पैसों का ज़िक्र नहीं करता, वह खुद कभी भी बात नहीं उठाता, पर मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे मेरा लगातार ठगे जाना खुशी देता है। कभी कभी मैं इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ कि बस अब से मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी ठगा नहीं जाऊँगा। इस कसम के ख़त्म होते ही पता चलता है कि संघर्ष कितना बड़ा है। वह संघर्ष आलू प्याज से लेकर पूरे बाज़ार में और पूरे बाज़ार से लेकर खुद मुझ तक फैला हुआ है। मैं भी लगातार खुद को ठगता रहता हूँ। अब इस ठगने में कौन ठग है और कौन ठगा जा रहा है। यूँ जब 10 दिन अखबार नहीं आया था तो मुझे एक तरह की खुशी हुई। रोज़ सुबह खबरों का एक जत्था मेरे घर में धम से गिर जाता है। जब तक मैं उसे पुराने अखबारों के ढेर के ऊपर नहीं फेंक देता, मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी है पूरा अखबार पढ़ने की, जिसे मैं रोज़ सिर्फ चित्र देखकर पूरी कर लेता हूँ। मुझे जिम्मेदारियों से बहुत कोफ्त होती है, किसी भी किस्म की जिम्मेदारी। मुझे खबरों से भी बहुत कोफ्त होती है। मैं क्या कर लूँगा बहुत सारी समस्याओं को सुनकर सुबह सुबह। सिमोन से मिलने जाना है। मैं आजकल अपने पुराने पड़ गए छूटे हुए कपड़ों को पहनता हूँ। मैं कई सालों से बदला नहीं हूँ, सो सालों पुरानी चीज़ें वैसी की वैसी मुझसे चिपक जाती हैं, मानो मैं बस उन्हें छोड़कर शाम को घूमने निकला था। अब मैं घर वापस आ गया हूँ। यह पुरानी चीज़ें मुझसे कुछ शिकायत नहीं करती, क्योंकि यह सालों से मेरे साथ हैं। इन्होंने धीरे धीरे मुझसे अपनी सारी अपेक्षाओं को घिस डाला है। मेरी पुरानी चीज़ें मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देती, लंबी अपेक्षाओं के बाद कोई सवाल नहीं करती। चुपचाप मेरे शरीर से वह चिपक जाती हैं। सफ़ेद शर्ट जिस पर किसी लाल टी शर्ट का रंग छूटा हुआ है और फटी पुरानी नीली जीन्स। उसे पहनकर मैं आईने के सामने खड़ा हुआ। उफ, शेव कर लेता हूँ। सो मैंने झटपट शेव कर डाली। हाँ, अभी ठीक था। सिमोन से मिलने जाना है, सिमोन से मिलने जाना है, सिमोन से मिलने जाना है। खुद को आईने में देखता हुआ मैं सिमोन से मिलने जाना है की रट लगाया था। सिमोन के कई बार फ़ोन करने पर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वह बुलाती रहीं पर मेरे जाने का साहस ही नहीं हुआ। मैं उनसे मिलने के लिए घर से निकला था कई बार, पर जब भी घर के बाहर कदम रखा, एकटक भागती दौड़ती गाड़ियों को, लोगों को ताकता रहा। मुझे पता था शिमोन कुछ परेशान है। मेरा उनके पास इस वक्त जाना भी बहुत ज़रूरी था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, हिम्मत चाहिए दूसरी तरफ जाने में। मेरा इतनी देर तक खुद को आईने में ताकते रहना एक तरह से हिम्मत बटोरना ही है। सिमोन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। करीब करीब 10-12 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। पिछली बार मैं उनसे उनके 42वें जन्मदिन पर मिला था। हम दोनों ही थे, बस उनके घर पर। हमने केक काटा, वाइन पी और देर तक लंबी चुप्पी में अपने अपने एकांत में बैठे रहे। सिमोन कन्फेशन बॉक्स है मेरे लिए, जहाँ जाकर मुझे बस कुछ देर बैठना होता है। कुछ भी कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने झटपट घर में ताला लगाया और अपनी शर्ट के तीसरे बटन को देखता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। कुछ देर में मैं सिमोन के घर में सिमोन के सामने बैठा था। उनके बालों के किनारे सफ़ेद हो चले थे, आँखों के नीचे हल्का काला रंग बह निकला था। उसे काला नहीं, कत्थई कहा जा सकता है। लंबी गर्दन, तीखी नाक, आँखें किताबों के पन्ने में कुछ अर्थ टटोलती सी। घर की सूती सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें बैंगनी रंग के छोटे फूल बने हुए थे। कुछ लिख रहे हो आजकल? किताबों में कुछ टटोलते हुए उन्होंने पूछा। नहीं, घर में ही था। कोई महिला मित्र? मैं खिसिया दिया। नहीं, ना ही महिला ना ही मित्र। बहुत समय लगा दिया आने में। मैं चुप रहा। उन्होंने भी आगे कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहता कि पता नहीं किससे डरा हुआ घर में दुबका बैठा हूँ। कुछ देर के लिए बाहर निकलता हूँ तो घबरा जाता हूँ। लोगों के बीच बैठे हुए उनकी बातें मुझे जिब्रिस लगती हैं, एक दूसरे का मनोरंजन करने की थकान वाली कोशिश। मुझे बाहर सांस लेने में दिक्कत होती है। सो घर में बैठा हूँ, चुप्पी साधी। क्या मतलब निकलता है इन बातों का? सो मैं चुप ही रहा।
क्या हम लोग एक दूसरे को इतना भी नहीं जानते कि एक दूसरे के दुख सूंघ सकें? यह कहकर वह अंदर चली गई। सामने खाली कुर्सी थी जिसकी लकड़ी पर उनके सालों बैठे रहने के पीले निशान पड़ चुके थे। मुझे उन निशानों को छूना बहुत पसंद था। मैं हल्के से अपनी उंगलियां उस कुर्सी की चिकनी देह पर फेर लेता और लगता कि किसी की सालों की तपस्या का मैं भी एक छोटा हिस्सा हूँ। सामने टेबल पर 3 किताबें पड़ी हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।